वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग भास्कर इस चैनल के द्वारा कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग अभी तक 67 बीपीएससी से और उससे पहले का जो क्वेश्चन है वो सारा कर रहे थे। तो उसी क्रम में जो है आज हमने आपके लिए लाया है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आज डील करेंगे। अभी हम 67 जो री एग्जाम हुआ था 30 को, उसको हम डील करेंगे और उसके बाद 67 का जो 8 मई में हुआ था उसको डील करेंगे और उसके बाद फिर 66। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में अभी जो है बीपीएससी बेसिकली सारा क्वेश्चन लगभग जो है वो करंट से रिलेटेड ला रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको फैक्ट बेस्ड दे रहा है, जिसको कि कह लीजिए टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन, लाइक बैंक रेट क्या है या तो फिर बैंक से रिलेटेड सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो टर्मिनोलॉजी जो है आपको इकोनॉमिक्स में सारा जानना है कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो सबसे बेसिक है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको कहते हैं। तो वो आपका जो रिसेंटली आर्थिक सर्वेक्षण है तो उस पर आपको फोकस करना है। अब चूंकि देखिए बीपीएससी 68 तो कंडक्ट कर दिया इन्होंने, और उसके बाद अब जो 69 की बात है तो 69 आपका जैसा कि बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक कॉमन एंट्रेंस लिया जाएगा, जिसमें कि और भी जो भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं, लाइक जो होता है ना ऑडिटर का एग्जाम होता है या तो उसके अलावा एओ का एग्जाम है, ठीक है, और साथ ही साथ एपीओ वगैरह का जो जुडिशरी वगैरह, तो सबका प्री जो होता है ना कहीं ना कहीं एक कॉमन नेचर का है। तो जितने भी कॉमन नेचर से एग्जाम है जो प्री का, वो सबको एक साथ कंबाइन करेगा। तो प्लानिंग चल रहा है कि सितंबर में कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को देख के चलना है। प्रीवियस ईयर इसलिए कर लेना है कि उससे एक पैटर्न पता चलता है। हाँ, ये अलग बात है कि 68वीं जब आप लोगों ने दिया होगा या कुछ लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन, तो सारे लोग देखे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे इस सेक्शन से। ठीक है, जिनको देना है 59वीं 69वीं, ठीक है, तो 68वीं का क्वेश्चन जरूर देखें। उसमें क्या है कि आपको 67वीं और उससे पहले जो लिया जा रहा था पैटर्न, थोड़ा सा स्लाइटली उसमें डिफरेंसेस लाया है। ठीक है, अब आपको एकदम से डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके कंसेप्ट की जरूरत है, आपको कंसेप्ट लगाने का जरूरत है। बट अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक्स को देखें, तो इकोनॉमिक्स में आपका करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो करंट पे फोकस रखिएगा ज़्यादातर। इवन आपको नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का है उस पर भी आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ बिहार का तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो हम इसी के क्रम में देखें। पहला क्वेश्चन जो 67 का है कि एनएसएसओ ये क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है हमारे बिहार सरकार के लिए, बिहार सरकार और भारत सरकार, मतलब पूरे भारत सरकार के लिए है, वहीं से सारा स्टेट भी इसको इस डाटा को अपने लिए चूज करता है। तो ये क्या है कि ये डाटा स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। वो जो भी डाटा है मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ये सर्वे करके और उसके बाद वो डाटा गवर्नमेंट के लिए देता है ये ऑफिस। ठीक है, तो इसका क्या है 68वें दौर के आधार पे गरीबी ठीक है, तो इसमें क्या था कि 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है देखिए पूछा है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है और उसी में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। तो ये इसको जो है ना आप लोग हमेशा अंडरलाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, पहले जो है ना इस तरह का जहां भी रहे आपको इनकरेक्ट, करेक्ट या तो नहीं है, सत्य नहीं है, तो आप उसको पहले ही क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दें ताकि वो आपके दिमाग में बना रहे कि हाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, नाउ हम इसमें देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 ₹27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति, ठीक है, जनरली ये कंसीडर किया जाता है फैमिली के हेड पर्सन से, जिसको कहते हैं
कि हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो उसका क्या है कि इनकम जो है अगर प्रति दिन का 27.20 रुपया है अगर, तो वो क्या है उससे नीचे जिसका है वो गरीब है और उससे ऊपर जो है वो गरीब नहीं है कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे बीपीएल एपीएल का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो उस कंसेप्ट में, ठीक है। ये बेसिकली दिया गया था कि 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर मंथ का कंसेप्ट था और 1000 रुपये पर मंथ का कंसेप्ट था शहर क्षेत्र के लिए। तो जब इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है 33.33 रुपीस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए एनएसओ जारी करता है नेशनल, पहले ये क्या था सीएसओ था, लेकिन अब उसको एनएसओ कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो ये है भारत की 21.9% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो जो ये आपका डाटा दिया गया है इसके द्वारा वो डाटा यहाँ से पुट करके लिया है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कि 21.9% जनसंख्या जो है अभी भी हमारा जो गरीबी रेखा से नीचे है। और लगे देखिए दूसरा एक और दे दिया है आपके पास डाटा कि भारत की 33.35% जनसंख्या। तो अब अगर ये करेक्ट है तो फिर तो ये इनकरेक्ट होगा नहीं, और हमसे पूछा क्या गया कि सत्य नहीं है, मतलब जो करेक्ट नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या जो है वो 21.9% गरीबी रेखा से नीचे है, ना कि 33.35%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्यम एमएसएमई का कंसेप्ट आप लोग प्री और मेंस दोनों के लिए बिल्कुल अच्छे से याद तैयार करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मेंस में भी एमएसएमई पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और अब तो जब कि देखिए 68वीं मेंस से आपके पास क्या हो गया है कि आपको मेंस में जो है एक शॉर्ट, मतलब जो पहला क्वेश्चन है हर एक सेक्शन का वो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा। तो एमएसएमई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसमें जो है आपको हर एक पॉइंट उसका कि एमएसएमई का इंडियन जो इकोनॉमी में है क्या रोल है, हमेशा जो है इसको क्या है कि टाइम टू टाइम इसके परिभाषा को चेंज किया जाता है। इसके क्या है इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्च होना चाहिए, कितना लागत को हम माइक्रो कहते हैं, कितना को हम स्मॉल कहते हैं और कितना मीडियम में आता है, ठीक है। एमएसएमई इंटरप्राइज होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो उसी क्रम से हमसे ये जो है माइक्रो के बारे में पूछा है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, लघु, ठीक है, और मध्यम, ये हिंदी में आपका है टर्म क्या है, सूक्ष्म, सूक्ष्म है, उसके बाद लघु है और मध्यम है, ठीक है। ये तीन होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। तो ये तीन होते हैं। हमसे क्या पूछा है इसमें सूक्ष्म के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को नया जो परिभाषा आया है एमएसएमई का, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि एमएसएमई की नया परिभाषा में क्या है कि इन्वेस्ट, देखिए इसमें दो तरह से होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर का कंसेप्ट। ये दो कंसेप्ट है। पहले क्या होता था कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनके लिए भी अलग अलग डेफिनेशन किया हुआ था कि सर्विस सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन अब क्या किया गया है कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो दोनों है उसको कंबाइन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रो का इन्वेस्टमेंट कितना होना है और उसका टर्नओवर कितना होना है, तब वो माइक्रो कहलाएगा। और उसके बाद फिर आगे, तो इस तरह से क्या है कि जहां हमको माइक्रो और स्मॉल की बात करें तो माइक्रो में क्या है कि देखिए माइक्रो इंडस्ट्रीज में अप टू 1 करोड़, अगर 1 करोड़ तक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो ये माइक्रो कहलाएगा। और सेम लाइन पे अगर हमारा जो टर्नओवर है, ठीक है, तो टर्नओवर हमारा कितना जाना चाहिए 5 करोड़ तक का, ये माइक्रो का कंसेप्ट है। उसी तरह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है वो 1 से 10 करोड़ तक होना चाहिए, ये मीडियम के लिए, स्मॉल के लिए, ठीक है। और हमारा टर्नओवर होना चाहिए 5 से लेकर के 50 करोड़ तक,
ठीक है, ये हमारा मीडियम के लिए है। और उसके बाद स्मॉल के लिए, और मीडियम के लिए कितना है, तो मीडियम के लिए है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का है, और टर्नओवर है 50 से लेकर के 250 करोड़ तक। ठीक है, इसको एक चार्ट बना के आप याद कर लेंगे। ये तो बेसिकली आपको याद होना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू नीड डेफिनेशन क्या है, और इसको आप चार्ट बना करके उसमें पुट करेंगे। उसमें क्या कर देंगे आप, जैसे इस तरह का चार्ट बनाएंगे, देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे, आप इसमें चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, एक तरफ आप कर देंगे यहाँ पे इस तरह से करेंगे, इसमें लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, और इसमें लिख देंगे टर्नओवर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे माइक्रो, उसके बाद हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे सूक्ष्म, उसके बाद लिखेंगे स्मॉल, इसमें हो जाएगा लघु। ठीक है, और उसके बाद होगा आपका मीडियम, इसको कहते हैं मध्यम। ठीक है, अब इसमें देंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट मतलब लागत। ठीक है, और वार्षिक आय व्यय का ही होता है टर्नओवर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है उसका अप टू जो है 1 करोड़ होगा। ठीक है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका इस तरह से इसको कर देंगे, और टर्नओवर जो है इसका वो अप टू 5 करोड़ तक जाना चाहिए, अप टू 5 करोड़। ठीक है, सेम लाइन पे क्या होगा, स्मॉल का इन्वेस्टमेंट क्या है, स्मॉल का इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का। ठीक है, और इसका जो है टर्नओवर है 5 से 50 करोड़। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट इसका है 10 से लेकर के 50 करोड़ तक का। ठीक है, और इसका टर्नओवर है 50 से एवं अप टू 50 तक। ठीक है, ये इस तरह से जो है ना आप मेंस में जब लिखेंगे तो इस तरह से पहले आप उसको अकॉर्डिंग टू नीड डेफिनेशन, और उसके बाद ये चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि हाँ जो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट इस तरह से है और टर्नओवर इतना है, स्मॉल कैप से है, नहीं, बिल्कुल चार्ट बना के, क्योंकि एक बार में एग्जामिनर को दिख जाए क्लियरली यहाँ बिल्कुल डाटा इसका सही है। और डाटा बिल्कुल इकोनॉमिक्स में जब तक आप डाटा पुट नहीं करते हैं आपका अच्छा मार्क्स आपका आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करेंगे। अब हम इसमें देखें क्वेश्चन में क्या है, तो हमारा क्वेश्चन जो है देखिए, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम, ठीक है, माइक्रो के बारे में पूछे हैं। तो देखिए, संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपया से अधिक निवेश नहीं। ठीक है, हमने क्या देखा था अभी चार्ट में, अप टू का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, संयंत्र मशीनरी या उपकरणों में, यही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लागत। तो ये क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें, वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं। हमने अभी देखा था कि वार्षिक टर्नओवर कितना था, 5 करोड़, है ना, अप टू 5 करोड़ तक, मतलब 5 करोड़ तक जाना चाहिए, और ये हमें 15 करोड़ दे रहा है कैप, तो इसका मतलब ये गलत है। तीसरा क्या है स्टेटमेंट, संयंत्र एवं मशीनरी में 1.5 करोड़ रुपया से अधिक निवेश नहीं। क्योंकि हमने पहले देख चुका है कि 1 करोड़ रुपया ये सही है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया नहीं, अप टू 1 करोड़ तक चल रहा है। अब उसके बाद डी ऑप्शन में क्या है कि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक। देखिए यहाँ पे लिख दिया अधिक, अगर यही अधिक के बाद नहीं लगा देता तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है ना। जबकि ये लिख दिया 5 करोड़ से अधिक, तो 5 करोड़ से जैसे ही अधिक हो गया तो ये चला गया आपको स्मॉल इंडस्ट्री में,
है ना। स्मॉल इंडस्ट्री का टर्नओवर है ना 5 से 50 करोड़ तक, तो ये 5 से 50 करोड़ वाले में चला गया, मतलब ये हमसे पूछ रहा है स्मॉल के, ठीक है, लघु के लिए, और हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है सूक्ष्म के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में, कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा कथन इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्चुअल में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसमें क्रिएशन की बात की गई है कि क्रिएशन ऑफ न्यू, और उसके साथ ही साथ वाटर बॉडी, न्यू वाटर बॉडी का क्रिएशन करना, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी है उसको रिक्रिएट करना और उसको रिजुविनेट करना। इसका क्या मतलब होता है कि नया निर्माण करना भी है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ बदलाव करना, या तो अगर वो खत्म होता जा रहा है या खत्म हो चुका है तो उसको फिर से रिक्रिएट करना, फिर से उसको तैयार करना, और कुछ अगर मान लीजिए देखिए आहर पैन वगैरह होता है ना, जो कि या तो नदी वगैरह है उससे उसको चौड़ाई बढ़ाना या तो उसके गांठ को निकालना, तो ये सारा जो है ना प्रोग्राम, तो इसमें क्या है नहर वगैरह कंसेप्ट आएगा जो कि सिंचाई की बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड, या तो तालाब वगैरह जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग है उसके साथ उसको मतलब बढ़ाना या उसकी गहराई को बढ़ाना, उसके पानी की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें थी उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ठीक है, ये सही होगा। कुओं का निर्माण, ठीक है, इस पे कंट्रोवर्सी है, बीपीएससी ने इसको नहीं माना है, जबकि उसमें स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर बॉडी, तो न्यू वाटर बॉडी में कुआं का निर्माण आ जाएगा। कुछ स्टेट जो है उसके अंतर्गत कुआं का निर्माण भी करवाया है, लाइक राजस्थान मध्य प्रदेश, लेकिन बीपीएससी ने इसको नहीं माना है। जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ठीक है, तो ये जो भी वाटर बॉडी, जल भृत का मतलब वाटर बॉडी लाइक तालाब समझ लीजिए, ये तो आहर वगैरह समझ लीजिए, तो वो सब का क्या है उसका वृद्धि करना, ठीक है। उसके बाद वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण करना, ये मतलब क्या होगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी उसमें, बीपीएससी ने इसको नहीं माना है, इसलिए इसका आंसर उन्होंने दिया है बी, ठीक है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू बीपीएससी क्या होगा, बी होगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो ये आंसर ई जाएगा, ये सारी चीजें जो है हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भंडारी समिति किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि आप लोग मतलब बहुत सारे कमिटीज बनाई गई इकोनॉमिक्स में, तो कुछ कमिटीज जो इम्पोर्टेंट है जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसका एक चार्ट बनाएं और उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। और अभी फिलहाल क्या है कि करंट से रिलेटेड जो भी कमेटियां बनाई जा रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें। लाइक अभी 68वीं में दे दिया था, पेट्रोलियम से रिलेटेड किरीट पारिक कमेटी बनाया गया था, क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से आप लोग जो है मतलब रिसेंटली जो भी कमेटी बनाई जा रही है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों पे, तो उसको आप जरूर अपने पास अपने नोट्सबुक में उसको इंक्लूड करें। और पुराना जो भी है लाइक बैंक रिफॉर्म, कर रिफॉर्म, ठीक है, या तो फिर सर्विस टैक्स वगैरह, ये सब कमेटी जो बनाया गया, डिजिटल कब किया गया तो डिजिटल के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था, और डिजिटल पेमेंट वगैरह के लिए भी कुछ कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो उन सब का भी नाम चूंकि बीपीएससी ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, भंडारी समिति, तो भंडारी समिति का रिलेशन कहाँ से था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना पे, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं समझने की जरूरत है, इसको रखना है, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भंडारी समिति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना पे। उसी तरह से कुछ कमेटी जैसे लाइक स्वामीनाथन समिति, ठीक है, तो स्वामीनाथन कमेटी का काम था जनसंख्या नीति पे, ये कमेटी बनाया गया था जनसंख्या नीति पे, ठीक है, जो हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट दिया गया, 2 बच्चे ही अच्छे, है ना, ऐसा स्लोगन वगैरह लाया गया था। हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि आपका फैमिली अगर जितना छोटा होगा तो आप उसको आर्थिक रूप से ज़्यादा सहयोग कर पाएंगे और आपका ग्रोथ जो है अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, जो कि कुछ स्टेट में लाइक यूपी हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाला प्रस्ताव लाया था, ठीक है। तो अब इस पर भी चर्चा चल रही है कि प्रस्ताव लाया जाए, बट फिलहाल जो हम देखेंगे कि जो हमारे पास है वो मैंडेटरी नहीं है, और वो दिया गया था स्वामीनाथन समिति के द्वारा जनसंख्या नीति। तो उसी की तरह से महालेनोबिस समिति बनाया गया था, वो बनाया गया था राष्ट्रीय आय पे, ठीक है। महालेनोबिस का नाम याद होगा, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लानिंग था, ठीक है, उसका मॉडल का नाम था महालेनोबिस मॉडल, है ना। उसके बाद मल्होत्रा समिति बनाया गया था बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए,
इंश्योरेंस सेक्टर में, बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार के लिए बनाया गया था। फिर सरकारी अर्थ समिति जो कि बहुत ही फेमस कमेटी है केंद्र राज्य संबंध के लिए, है ना। उसके साथ साथ केंद्र राज्य संबंध के लिए एक और है पंछी आयोग, तो वो भी बनाया गया था, इसे याद रखेंगे। फिर राम चलैया समिति है, राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति जो क्या है वो है कर सुधार के लिए, टैक्स रिफॉर्म, जो हम सर्विस टैक्स या तो और भी अदर तरह के टैक्सेस जो देते हैं उन सब टैक्सेस के सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। और साथ ही एक और है नरसिम्हन समिति, ठीक है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए लाया गया था, नरसिम्हन समिति, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक चार्ट बना लीजिएगा आप लोग और उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसमें देखिए हमारा ई ऑप्शन जो है इनमें से एक से अधिक और एक लास्ट में नीचे है, ठीक है। तो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस जो लाया गया था, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, ये 2004 में लाया गया था, है ना। ये क्या था कि इससे संबंधित सही कथन चुनिए, सही कथन हमसे पूछा जा रहा है। तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसको कहते हैं पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पीएफआरडीए कहलाता है, द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया सभी नागरिकों को, हाँ ये अगर ठीक है, जैसे भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ योजना है तो सेवानिवृत्ति लाभ योजना किसको मिलेगा, जो सेवा में रह चुका है उसके लिए है। लेकिन इन्होंने लिखा कि सभी नागरिकों के लिए, तो सभी नागरिक इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जो सर्विस सेक्टर में आ चुके थे, जो सर्विस में थे, जॉब में थे, अगर वो वहां हो तो उनके लिए लागू होता, अगर उनके लिए मेंशन होता तो ऐसे ही होता स्टेटमेंट, बट यहाँ सभी नागरिकों के लिए दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ना देखिए एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, हमने पहले देख चुका है कि विनियमित किया जा रहा है पीएफआरडीए के द्वारा। तो इरडा क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उसको रेगुलेशन किया जाता है इरडा के द्वारा, ठीक है, एनपीएस को नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो गया। और तीसरा है सेबी के बारे में कि सेबी के द्वारा भी नहीं, तो सेबी क्या है हमारा, सेबी के द्वारा क्या होता है, हमारे जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो सब इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड अपने आप को करते हैं, और ये शेयर मार्केट वगैरह जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है सेबी को, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, ये दोनों गलत हो गया, और यहाँ गलत इसलिए हो गया कि सभी नागरिकों के लिए। तो फिर सही कौन सा है, ये ऑप्शन सही है कि एनपीएस जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीवांत ग्राम कार्यक्रम, ठीक है, ये कार्यक्रम 2022 में लाया गया था, ठीक है, और 2022 में लाया गया है ये कार्यक्रम, इसके लिए लाया गया है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन क्या है, इसके लिए सही कथन चुनने के लिए दिया है, पूछा हमसे क्वेश्चन, और पहला ही इसमें 2017 लिख दिया है, शुरुआत तो गलत हो गया क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये 2022 में अनाउंस किया गया था, ठीक है। निर्मला सीतारमण हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा अनाउंस किया गया था बजट भाषण में, ठीक है। और ये महाराष्ट्र राज्य के लिए है, तो ये भी गलत है। ये क्या है, उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बनाया गया है ये जीवांत ग्राम कार्यक्रम, ठीक है। वाइब्रेंट, इसको कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्लान, ये प्रोग्राम, ठीक है, ये बनाया गया है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी सीमा पर जैसे आप अगर भारत का मैप देखेंगे ना तो उसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है ना उन सब राज्यों के लिए बनाया गया था, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये एक्चुअली 1952 में प्रोग्राम लाया गया था, सीडी प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडी, ठीक है, सीडी प्रोग्राम इसके नाम से इसको जाना जाता है। ये 1900
52 में लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के सरकार में, ठीक है। और सबसे पहले डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चालू किया गया था इसी प्रोग्राम के द्वारा चालू किया गया था और इसी के तहत जो है हमारे स्टेट में ब्लॉक का निर्माण हुआ था, ठीक है। जो हमारा अभी ब्लॉक है ना, अब जो डेवलपमेंट पदाधिकारी होते हैं ब्लॉक में, वो इसी योजना का परिणाम है, ठीक है। सीडी अभी ब्लॉक को भी कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, अगर एक्चुअली में देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट सीडी ब्लॉक, ठीक है। और इसी में होते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि आप बीपीएससी सेलेक्ट होने के बाद यहाँ तक आप पहुँचेंगे, है ना। तो ये 1952 में स्टार्ट किया गया था। अब जब देख रहे हैं कि सीडी प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कम्युनिटी की तो समुदाय के विकास की बात की जा रही है, तो देखिए आर्थिक विकास ये इसका लक्ष्य होगा, मानव पूंजी का निर्माण मतलब ह्यूमन कैपिटल, उसको एजुकेट किया जाएगा, उसके हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। फिर पर्यावरण संरक्षण, गांव के पर्यावरण संरक्षण की बात कम्युनिटी से रिलेटेड, और समरस जीवन मतलब उनका जीवन भी अच्छा हो। तो ये सारे पॉइंट जो है, सारे बिंदु जो है इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या हो गया, ये हो गया सारा, ठीक है, ABCD। तो ये ऑप्शन ई जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये अभी तक हमने देखा 7 क्वेश्चन आए थे हमारे 67 बीपीएससी, ठीक है, री एग्जाम जो लिया गया था उसमें, और ये लगभग सारे क्वेश्चन जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के थे। बिहार का हमने, बिहार जब करवा रहा था तो वहाँ से हमने बिहार इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी आया था वो बिहार के अंदर हमने करवाया था, ठीक है। आप बिहार के लिए बिहार वाले वीडियोज हैं हमारे, उस पर देख लीजिएगा, भास्कर आईएएस के चैनल पे सारा वीडियो आपको अवेलेबल है, ठीक है। नाउ हम लोग देखें 67 में, 67 में जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। आर्थिक विकास मतलब जो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, हमारे किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है उसको हम बेहतर तरीके से कब समझ सकते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करें कि अगर एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, एक इंडिविजुअल का, तो क्या है कि वो कंट्री प्रोस्पेरस है, मतलब वो कंट्री जो है धनी है, वो कंट्री के लोग जो है खुशहाल है, ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है, तो सबसे अच्छा तो हम इंडिविजुअल बेस पे जाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो इसमें देखिए इंडिविजुअल बेस पे क्या है, प्रति व्यक्ति है ना, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगर प्रति व्यक्ति वृद्धि हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हमारे देश का सब कुछ में, इवन प्रोडक्शन सेक्टर में भी होगा। क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर में कैसे होगा, देखिए एक चीज जान लीजिए कि जैसे ही इंडिविजुअल के आय में वृद्धि होता है तो इंडिविजुअल क्या है कि मार्केट की ओर जाएगा, ठीक है, अपने आय को इन्वेस्ट करने, वो चाहे तो अपने लिए गुड्स खरीदे या अपने लिए एसेट तैयार करे, ठीक है, अपने इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्ट भी करेगा तो क्या होगा कि उसको इनपुट वो इन किया तो उससे उसको मिलेगा इनकम, ठीक है। और वो गुड्स जब इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ भी उसको क्या कैपिटल गुड्स के रूप में या तो सर्विस गुड्स के रूप में उसको इन्वेस्ट करना है। कि मार्केट में जो है इकोनॉमिकल सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक साइकिल है, उस साइकिल को हम लोग समझेंगे, फिर जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास करवाएंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल के आय में वृद्धि होता है तो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक साइकिल के माध्यम से। यहाँ पे देखें तो सबसे अच्छा सूचकांक क्या होगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ठीक है। अगर जो ऑप्शंस है इसमें दिया हुआ जैसे मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये सब भी हमारे आर्थिक विकास में सहायक है, बट जो इसमें हमसे पूछा गया ना सबसे अच्छा, तो इस सब को याद रखिएगा। सबसे अच्छा जहाँ पूछा है तो इंडिविजुअल की बात कीजिएगा कि इंडिविजुअल पे जहाँ भी आपको ऑप्शन मिल रहा हो, ठीक है। अगर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें, किसी एक कंट्री किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम वहाँ तक जाएंगे, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात की गई है तो ये सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद लाइक हमारा जो योजना आयोग पहले बनाया गया था उसको बदल कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है। तो सेम लाइन पे क्या है, हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसका भी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब किया गया है, 6 अगस्त 1952 को किया गया है। और जैसा कि योजना आयोग को डिसॉल्व कर दिया गया तो इसको भी डिसॉल्व करने की बात चल रही है, क्योंकि अभी जो हमारा नीति आयोग बनाया गया है ना वो कहीं ना कहीं वो दोनों जैसे हमारे जो
प्लानिंग कमीशन पहले का जो योजना आयोग था और जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो जिसकी मेंबरशिप की बात करेंगे और हम अभी नीति आयोग के मेंबर की बात करेंगे, जानेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि ये दोनों लगभग एक जैसा बन गया है। ठीक है, अभी क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या है कि ये सारे जैसे उस समय के जो भी प्लानिंग कमीशन था उसके सचिव, उसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और अभी नीति आयोग जो है इससे पहले जो योजना आयोग था, इस सब के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये पदेन अध्यक्ष कहलाता है, मतलब जो भी प्रधानमंत्री के पद पे होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी रहेंगे इसके पार्ट, क्योंकि जब भी ये सब काउंसिल बनता है तो वो उसके अध्यक्ष है तो पार्ट होंगे। लेकिन उसके अलावा कौन है, जैसे अभी देखिए दिया हुआ नीति आयोग के सचिव, तो हमने क्या बोला कि जैसे प्लानिंग कमीशन पहले था उसके सचिव हो गए, उसके उपाध्यक्ष सब इसके हिस्सा थे, तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व करके नीति आयोग बना दिया गया तो इसके सचिव इसके हिस्सा होंगे। योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके सचिव वो भी इसके हिस्सा होंगे, क्योंकि ये जो है ना डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी होंगे उसके हिस्सा के रूप में बनाएगा। इवन उसके अलावा जो राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा है ना, उसमें हमारे हर एक स्टेट और जितने यूटीज हैं वहाँ के, जैसे हर एक स्टेट के सीएम हो गए, और यूटीज में कहीं राज्यपाल है तो कहीं उसके लिए जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है तो उपराज्यपाल। ठीक है, तो वो सब जो भी है वो इसके मेंबर है। ठीक है, उसके बाद भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेंबर हैं, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे इसके मेंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। इसमें क्या है कि दो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों को मैच करना है। बेसिकली ये टेबल क्या है, अभी हम बता रहे थे कि बहुत सारे जो कमेटी बनाई जाती है, तो बीपीएससी कमेटी से क्वेश्चन पूछता है, अक्सर हाँ पूछता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप कमेटी याद रखना है। अब जैसे देखिए इसमें हमने अभी कुछ नाम लिया था आपको, ठीक है, लाइक नरसिम्हन समिति का नाम लिया था, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, ये बिल्कुल सामने दे दिया है। ठीक है, सरकारी आयोग के बारे में लिया था कि केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, और सी रंगराजन समिति जो है वो क्या है, गरीबी की माप से संबंधित है, तो पारेख समिति क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो उसके फाइनेंस में जब उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो जो भी इससे रिलेटेड कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको फाइनेंस करने का सुझाव जो दिया गया था वो दिया गया था पारेख समिति के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखें कूट के रूप में देख लेंगे कि देखिए जैसे ए का हमारा क्या है, ए जो है किससे रिजेंबल करेगा, ए रिजेंबल सरकारी आयोग जो है वो 3 से रिजेंबल होगा, है ना। फिर बी किससे रिजेंबल होगा तो 1 से होगा, ठीक, सी किससे रिजेंबल होगा तो वो 2 से है, और डी किससे रिजेंबल है तो 4 से है। ठीक है, 3 1 2 4। देखिए हमारा ये ऑप्शन 1 में ही 3 1 2 4 का है, तो हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे, बाकी ये तो आप आराम से छाट लेंगे ना जब आपको ये मैच हो गया तो। ठीक है, इसको बिल्कुल सरकारी आयोग क्या था, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। ठीक है, सी रंगराजन समिति गरीबी की माप के लिए सी रंगराजन समिति बनाई गई थी, और पारेख समिति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है, और नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम। देखिए ये सब जो है ना, ये सब कीवर्ड्स है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का, तो ये सबको बिल्कुल, अब यहाँ पे अगर आरोही क्रम दिया है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, ये आरोही क्रम जो दिया है इसका मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, इसी तरह से अगर अवरोही क्रम रहेगा तो ये क्या होता है, घटते क्रम। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम, पहले हम हाईएस्ट को रखेंगे फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि पहले हम लोएस्ट को रखेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हमको दाएं से बाएं जाना है, तो हमारा क्या होना चाहिए कि सबसे लास्ट का जो शब्द आना चाहिए, मतलब जो स्टेट आना चाहिए इन सबों में, वो क्या होना चाहिए कि जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है।
तो ये चार में से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो पहले ऑप्शन में छाट दीजिए कि पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में कहाँ है। तो मात्र एक ऑप्शन में हमारे पास पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट हमको निकल गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते जबकि यहाँ पे देखिए आपके पास थोड़ा सा एरर है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये कभी कभी प्रोडक्शन में आगे चला जाता है, रिसेंट डाटा में है ये आगे है, लेकिन अभी ओवरऑल उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है कि ओवरऑल अनाज के उत्पादन में, सीरियल्स के उत्पादन में ओवरऑल में टॉप पे रहता है। रिसेंटली 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या था कि पंजाब जो है उत्तर प्रदेश से ज्यादा गेहूं उत्पादन किया था। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको जो पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो चावल में तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है हमारा बंगाल में। ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस में बंगाल एक ऑप्शन में सबसे नीचे आपका है, तो डी ऑप्शन आप इसमें सही करेंगे। बिल्कुल इसमें जो है ना, आप अगर आपको याद है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, और सीरियल नंबर से अभी बीपीएससी क्या कर रहा है कि एक दो स्टेप तक याद करवा रहा है। आपको एक दो स्टेप तक जानना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है। ठीक है, तो 2-3 और रिसेंट डाटा, ये सब चीजों का रिसेंट डाटा याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चावल के उत्पादक राज्यों के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4 क्वेश्चन था। 67 में आपके पास 4 क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से बीपीएससी में। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इकोनॉमिक्स का, हाँ, लेकिन अप टू 10 क्वेश्चन तक जाता है। तो अगर आपका ये 10 में से 10 सही होता है तो फिर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है ना, क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अंडरटेकिंग हो गया है। कंसेप्ट को डालने के चक्कर में कोई मान लीजिए हिस्ट्री बहुत अच्छा है आपका, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, तो आप जो है कुछ सेक्शन में, और ये यहाँ से क्या है कि आपका बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड सारा डाटा के साथ ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप करंट अफेयर के साथ ही इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका हो सकता है कि 10 में से आप 7-8 तक पकड़ ले क्वेश्चन, और 7-8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है अगर आपका आ जाता है तो आपके सिलेक्शन में वो आपको बहुत अच्छा सहायक साबित होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 66 का। 66 में देखिए कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। ठीक है, ये जब एग्जाम हुआ था उस समय 2020 के लगभग का एग्जाम है, तो उस समय क्या था, कर्नाटक स्टेट सबसे आगे था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसका आंसर कर्नाटक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट रिसेंटली क्या है, रिसेंट डाटा जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अभी हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो है राजस्थान प्रोडक्शन। ठीक है, सौर ऊर्जा से राजस्थान में है, और राजस्थान में कितना है सौर ऊर्जा से अभी हमारे पास, तो अभी हमारे पास है 14,454.7। ठीक है, उसी तरह से सौर ऊर्जा, उसी तरह से देखिए फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात सेकेंड नंबर पे है अभी, और यहाँ का उत्पादन है 7782। ठीक है, उसके बाद जो है कर्नाटक का है। अभी रिसेंट डाटा से, ये डाटा कब का है, तो ये डाटा आपको हम जो बता रहे हैं ये अगस्त 2022 का डाटा है। ठीक है, इसमें भी सबसे टॉप पे कौन है, तो राजस्थान सबसे टॉप पे है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आंसर कर्नाटक होगा। तो इसको ध्यान नहीं रखना, ये अब तीसरे नंबर पे चला गया है कर्नाटक। ठीक है, और चौथे नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक, तो हमको याद रखना है क्या, अभी देखिए ये अभी याद रखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम सितंबर में होगा, 68वीं प्री। ठीक है, 69वीं प्री आपका सितंबर में शेड्यूल किया जा रहा है, ऐसा आयोग का अपना कहना है, इंटरव्यू में बोले हैं चेयरमैन साहब। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये सब डाटा के लिए जो है ना, उस समय रिसेंटली जो डाटा एग्जिस्ट करेगा उसको आपको याद रखना है। हो सकता है जुलाई तक आ जाए नया डाटा, तो आपको उसको याद रखना है। ठीक है, बस इससे आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो वो डाटा आपको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उद्योग और स्थान, ठीक है, ये दोनों का जोड़ा दिया गया है नीचे, और पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो देखिए कि कौन सा सही नहीं है पूछा गया हमसे। तो पहला क्या है, रिफाइंड ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, बरौनी में, जानते हैं हम लोग बेगूसराय में बरौनी है, बरौनी में ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, उसके बाद सीमेंट का फैक्ट्री बंजारी में है। ठीक है, फर्टिलाइजर भौराही में है, और रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी
ये क्या है, ये जमालपुर वगैरह में, जमालपुर मुंगेर में है और बिहार में अलग मधेपुरा में भी है, सारण में भी है, लेकिन भागलपुर में नहीं। भागलपुर किस लिए फेमस है, यहाँ का सिल्क के लिए, ठीक है, कपड़ा के लिए। तो ये जो है हमारा डी ऑप्शन वो गलत होगा, ठीक है। ये जो है रेल डिब्बा अभियंत्रिकी, ये भागलपुर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। देखिए खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है। कौन सा एक फूड मैनेजमेंट का एम नहीं है, ठीक है, उद्देश्य नहीं है, उनसे नहीं है पूछा है। देखिए खाद्यान्नों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो जो नीडी पर्सन है वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो ये हमारा प्रबंधन सही नहीं होगा, ठीक है। खाद्यान्नों का खरीद, स्टॉक करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले क्या आपको परचेज करना पड़ेगा, है, और उसके बाद खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, जैसे हमारे यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल लेवल पे एफसीआई है और साथ ही स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन होता है हर जगह, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन, और साथ ही बिहार में क्या हमारे पास डिस्कोमान भी है, ठीक है। वो क्या है, फूड कोऑपरेटिव संस्था है, फूड से रिलेटेड, ठीक है। एसएफसी मेनली है स्टेट फूड कॉर्पोरेशन, उसी एफसीआई के तर्ज पे बनाया गया है। एफसीआई जो है कोऑर्डिनेट करता है, अपने पास स्टॉक भी रखते हैं और एसएफसी को देता है, और एसएफसी के द्वारा क्या है कि हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है लाइक पीडीएस, टीपीडीएस, ठीक है, पीडीएस और टीपीडीएस का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ये सब चीज बिल्कुल याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है टीपीडीएस और पीडीएस, ठीक है। पहले हमारे पास था पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी को कर दिया गया टारगेटेड पीडीएस, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से क्या होता है कि जो भी मतलब बीपीएल धारी, एपीएल धारी जो भी है, जैसे जो भी राशन देना होता है, अभी जैसे अंत्योदय अन्न योजना चल रहा है या तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया जा रहा था कोरोना के समय से, तो वो सब क्या है कि पीडीएस के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। उसके लिए राशन कार्ड वगैरह का कंसेप्ट है, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में इसको देख लेंगे तो आपको काम देगा। तो इसमें क्या होगा कि खाद्यान्नों का निर्यात, ये जो निर्यात का काम है ये हमारा फूड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, ठीक है, राजस्व घाटे का मतलब समझते हैं कि जो हमारा एक्चुअल आय होगा हमारे पूरे स्टेट कंट्री का, स्टेट कंट्री को समझे, कंट्री का, और जो हमारा खर्च हुआ, ठीक है। अगर हमारा इनकम कम हुआ और खर्च ज्यादा हुआ तो घाटे में चला जाएगा, ठीक है। तो सेम लाइफ में क्या होता है कि उसको हम लोग जैसे देखते हैं राजस्व घाटा परसेंटेज में, ये गवर्नमेंट क्या है तय पहले करता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा कितना होना चाहिए, और उसमें फिर एक्चुअल में देखा जाता है कि कितना फ्लक्चुएट किया, या तो जो हमने एस्टिमेट किया था, क्योंकि टारगेट फिक्स करते हैं कि इससे ज़्यादा मतलब लगभग 3% या 3% से नीचे ही हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं नेशनल लेवल पे कि इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ड्यूरिंग कोरोना पीरियड बहुत सारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो हैम्पर हुआ तो उस कारण से थोड़ा ज़्यादा भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखें ये जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो उसे पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर पूंजीगत संपत्ति, पूंजीगत परिसंपत्तियों का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रोड बना लिया, जैसे हमने इंडस्ट्री बना ली, लाइक हमने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो ये सब जब अगर हम करते हैं इसमें क्या होता है कि ये हमारा ड्यूरेबल चीज है, ठीक है। तो इन सब में अगर हम कर्ज लेते हैं या तो घाटा में जाकर के इसको करते हैं तो ये हमारा क्या है कि आगे के दिनों में हमको फायदा देगा। लेकिन अगर इन सब चीजों के अलावा भी हम दूसरी चीजों में अगर व्यय करते हैं तो वो हमारे राजस्व घाटे को ज्यादा मतलब वो हमारे बर्डन, जैसे हमारे स्टेट के लिए मतलब कंट्री के लिए बर्डन ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमको तात्पर्य पूछा गया है वो क्या होगा कि भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है कि जो हम पूंजीगत परिसंपत्ति में खर्च करते हैं वो नहीं, तो जो हम पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं तो इसके लिए वित्त पोषण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? ठीक है, ये 19-20 अभी भी रिसेंट में भी क्या है, अमेरिका जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा ट्रेड जो है वो सरप्लस में ट्रेड हो रहा है। सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो हमने आयात किया और निर्यात, तो आयात निर्यात का एक बैलेंस होता है। जितना हमने आयात किया, लाइक हमने जो आयात किया और जो हमारा निर्यात है, ठीक है, किसी भी देश के साथ अगर वो दोनों बराबर है तो क्या होगा कि ट्रेड बैलेंस होगा। ट्रेड बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, मतलब क्या हो गया कि हम मंगा रहे हैं ज्यादा लेकिन भेज पा रहे हैं कम, तो क्या हो गया, हमारा इनकम ज्यादा एक दूसरे के पास जा रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, मतलब हमारे पास हम मंगवा रहे हैं ज्यादा लेकिन हम भेज पा रहे हैं कम। और दूसरा एक होता है कंडीशन जिसमें क्या होता है कि हम भेजते हैं ज्यादा उस कंट्री को और वहां से लेते हैं कम। इसको अगर मॉनेटरी वैल्यू में देखें तो मतलब देख लें कि हम मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके साथ क्या है हमारा कि अभी हम सरप्लस में है, मतलब जितने रुपये का हम इसको भेजते हैं उससे कहीं कम रुपये का हम इसके यहाँ से मंगवाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से सरप्लस में भी है, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी क्या है, जो यूएस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना फैक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना क्या है, सड़क निर्माण से संबंधित है। ठीक है, और वही बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित क्या है, सागरमाला परियोजना है। ठीक है, ये जो भारतमाला परियोजना है ये किससे संबंधित है, ये सड़क निर्माण से संबंधित है। ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। और बंदरगाह से संबंधित जो हमारा चल रहा है प्रोग्राम में क्या चल रहा है, सागरमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बंदरगाह क्षेत्र से, मतलब समुद्री मार्ग के लिए सागरमाला चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ठीक है, देखिए ये इस तरह का जो सांख्यिकी डाटा है ना, वो हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये पहले ऑर्गेनाइजेशन था, उसको सीएसओ का फुल फॉर्म, अब इसी को कन्वर्ट करके कर दिया गया है एनएसओ। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये जो कि पहले का क्वेश्चन है इससे आपको सीएसओ मिल रहा है, आप जब रिसेंट आएगा क्वेश्चन तो उसमें आपको एनएसओ मिलेगा। इवन 68वीं में ही आपको पूछा गया है, तो उसमें पूछा गया था गरीबी निवारण के लिए, तो एनएसएसओ जो है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सर्वे का जो भी काम होता है ना वो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये जो है उस डाटा को मैनिपुलेट करके और उसके बाद एक्चुअल जो होता है फाइंडिंग्स उसको निकाल करके और गवर्नमेंट को पुट करने का काम करते हैं। सीएसओ पहले करता था और एनएसओ करता है। ठीक है, इसको याद रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 7 का आंसर हो जाएगा सी, जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। ठीक है, सीएसओ, बट इसको अब याद रखेंगे हम लोग किस रूप में, एनएसओ के रूप में, एनएसओ। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये 7 क्वेश्चन था हमारा 66 का। नाम देखिए 66 जो री एग्जाम दिया गया था, री एग्जाम हुआ था ना औरंगाबाद सेंटर पे, कुछ लड़कों को कैंसिल हुआ था एग्जाम, तो उसके बदले में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। वहाँ पर जो इकोनॉमिक का क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ये सब इंडेक्स है, समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। और ये आपका जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है प्रकाशित? तो ये प्रकाशित करता है आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, लेकिन ये अलग से काम करके इसको प्रकाशित करता है। ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है,
ये सब आपसे पूछते हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ है, गठन कब हुआ, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, है ना। DC, और ये 1944 में इसका स्थापना किया गया। ठीक है, तो सकते हैं अभी बेसिक थोड़ा सा जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन पे उनका एम्फेसिस सब कम रहेगा, और इनसे रिलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट्स आया है उस समय का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ये मतलब IMF से, ये तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों को करंट से रिलेट करके बिल्कुल याद रखेंगे उन सब, क्योंकि ये सब एरिया है तो एरिया इनका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होगा, स्टैंडर्ड में थोड़ा हो सकता है कि इन्हांसमेंट हो। सेम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद है आपको तो बना पाएंगे, नहीं याद है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर से पढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का या तो IMF का कोई उस तरह का इंफॉर्मेशन उस समय कोई समाचार में है और उससे रिलेटेड आपने चीज़ों को 2-4 लाइन पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आएगा तो आप उससे फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है आपके पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, और इस सब एरिया को आप जरूर अपने अंदर में मार्केट डिमार्केट करके रखें, अपने लिए कहीं पे पुट करके रखें कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा एरिया जो है। अब आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन से एरिया फाइंड आउट करें कि कौन कौन सा एरिया से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, और उस एरिया से हम थोड़ा डेप्थ जा करके कैसे नॉलेज अपना इनहांस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे पूछा नहीं है, इन सब कीवर्ड्स पे जरूर ध्यान दें कि ये नहीं जो पूछ रहा है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्पाद विधि, ह्रासमान लागत विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, तो ह्रासमान लागत विधि का मतलब क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन समझते होंगे कि हम किसी चीज को अगर लगा दिए कहीं मार्केट में, हम मान लीजिए कोई मशीनरी हमने परचेज किया, तो जिस समय जो हमने परचेज किया तो उसका जो रेट है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका रेट घटता जाता है। ठीक है, डिप्रिशिएट करता है, लगभग हमारे यहाँ क्या है कंसेप्ट है कि 10% से डिप्रिशिएट करेगा, लगभग ये कंसेप्ट माना गया और इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो GDP गणना में जो है हम इसी को एक यूज नहीं करते हैं, ह्रासमान लागत विधि को और बाकी इन सारी चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ह्रासमान लागत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है। देखिए आ गया, नेशनल इनकम जो है हमारे पास वो कौन सा जारी करता है। ठीक है, तो जो कि पहले का क्वेश्चन है, देखिए हम बताएंगे आपको कि CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, इसको पहले ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में इसको ऑफिस किया गया, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, NSO कर दिया गया है। तो ये जारी कौन करता है, CSO, और अब अगर पूछेगा तो हम बिल्कुल इसको लिखेंगे NSO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयुष्मान सहकार योजना। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, अब सहकार से आप समझिए कोऑपरेटिव का कंसेप्ट। देखिए आयुष्मान सहकार से अब इसको रिलेट करेंगे, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना चल रहा है ना हेल्थ से रिलेटेड, तो आयुष्मान सहकार योजना भी कोऑपरेटिव तरीके से हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने का योजना बनाया गया था। तो उसमें क्या है कि यह योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकारी सहायता करने के लिए। ठीक है, सत्य नहीं है हमसे पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो जब हमने क्या बताया कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड था और कोऑपरेटिव तरीके से था, तो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों के निर्माण में सरकारी सहायता करने की योजना है, ये दोनों टर्म आ गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्या है, यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत और नवीनीकरण में शामिल है। तो ये इसमें हॉस्पिटल का कंसेप्ट आ गया आपका। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि यह राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये सारे सही है, बस जो पहला ऑप्शन है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की थी, तो ये गलत है। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया था। तो आपका ये नहीं जो है ना सत्य नहीं है, तो क्या होगा कि भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बजट में इस वर्ष वस्तु लेन देन कर
ठीक है, वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वस्तु लेन देन कर मतलब कमोडिटी ट्रांसफर टैक्स जो था, CTT, कमोडिटी ट्रांसफर। कमोडिटी मतलब होता है सामान वस्तु, उसका लेन देन। तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 2013-14 के बजट से। ठीक है, बस याद रखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया कभी फिर से दोबारा तो इसको बस लिखना है। ये सब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जेंडर बजटिंग कब से शुरू किया गया, इसको बस याद रखना है, इसको समझना है। जेंडर बजटिंग समझते हैं मतलब हर एक जेंडर को जेंडर बायस नहीं होना है। कोई भी बजट बनाया जाएगा तो उसमें जेंडर बायस का मतलब कि हम बजट बना रहे हैं तो मेल पे फोकस ज़्यादा कर लें और फीमेल को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के लिए बनाया गया था। मैक्सिमम मंत्रालय को इसमें निर्देश दिया जाता था कि आप जो है हर एक जेंडर को एक साथ लेकर के और उसके हिसाब से बजट बनाएंगे। तो जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट दिया गया था। तो ये कब से दिया गया था? तो 2005 और 6 में, 6 से ये कंसेप्ट लाया गया था जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट। ठीक है, बाद में चाइल्ड बजट अलग से आया, एनवायरमेंट बजट आया। तो वो सब में क्या था कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, लाइक ICDS है या तो फिर जो हमारा महिला आयोग और बाल विकास है, तो ये सब तरह से जो भी मंत्रालय है उनको अलग से फंडिंग किया जाता था उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब बजटिंग में उसको अलग से किया गया है। कुछ और भी बजट्स है उसको देख लेना है। ठीक है, हमारे यहाँ रेलवे बजट है 2017 में, फिर से उसको मर्ज कर दिया गया मेन बजट में। ठीक है, पहले उसको बाहर निकाला गया। नेक्स्ट देखें, पीएम केयर्स फोर्स। ठीक है, ये बनाया गया था कोविड के समय में बनाया गया था पीएम केयर्स फंड, है ना। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सत्य नहीं है। देखिए, ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। ठीक है, ये भी सही होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना होगा और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सारे ऑप्शंस जो है पीएम केयर्स फंड के लिए वो सही है। या ट्रस्टी जो इसमें नियुक्त होता है वो मतलब ट्रस्टी जो इसके पर्सन है वो सैलरीड नहीं होते हैं, पर निःशुल्क इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, आप उनको जब तक काम करना है कीजिए, नहीं करना आप चले जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि इनमें जो भी योगदान होता है, जो भी दिया जाता है वो बिल्कुल एक तो गुप्त भी होता है और दूसरा क्या है कि आपकी स्वेच्छा पे है, आपसे ये नहीं फोर्स किया जा रहा है कि इतना ही आपको देना है। ठीक है, और ये आपात स्थिति के लिए होता है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड चाहे सीएम केयर्स फंड बनाया जाता है तो आपात स्थिति से निपटने के लिए, और इसका कोई बजटीय सहायता इसमें मतलब सरकार की तरफ से कोई बजट इसको तैयार करके इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, सरकार का जो बजट होता है वेलफेयर का या सोशल सिक्योरिटी का वो अलग से होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या है इसका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, मतलब ये सारे जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम को चुनें। इसे देखिए सेम सवाल लगभग जो हमने थोड़ा पहले देखा था, चावल उत्पादन का ही है। मतलब मान के रखिए कि चावल उत्पादन दोबारा पूछा जा रहा है। हाँ, बसंते ही यहाँ पे देखिए आपके पास जो है बंगाल जाएगा। ठीक है, तो 2018-19 में क्या है कि वेस्ट बंगाल तो पहले नंबर पे था, लेकिन वेस्ट बंगाल आपके पास ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपको खोजना है क्या? यूपी। 2018 में क्या था कि यूपी दूसरे नंबर पे था। तो अब देखिए यूपी दूसरे नंबर पे आरोही क्रम में है, मतलब लास्ट में होना चाहिए। तो यूपी देखिए 2 ऑप्शन में लास्ट में है आपका, तो पहला 2 ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, ये दोनों सही नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें करना है कि इन दोनों में से कौन है, तब हम देखेंगे कि यूपी के बाद कौन है। तो यूपी के बाद है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद है पंजाब और तब जाकर के तमिलनाडु, बिहार वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 5-6 का लिस्ट है उसमें से ये कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ होगा। तो इस ऑप्शन में क्या है देखिए, कोई भी जैसे उत्तर प्रदेश के बाद हमारे पास क्या मध्य प्रदेश वगैरह ये सब दे दिया गया, लेकिन पंजाब में ये ऑप्शन में नहीं होगा और इसमें भी नहीं। तो इससे ये जो हमारे पास जितने भी डाटा दिए गए जितने भी, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। ठीक है,
क्योंकि कोई भी क्रम बार में नहीं दिया हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, पहले इसको समझें। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक को जो है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, उसको आरबीआई के पास एक फिक्स्ड अमाउंट जो है डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, अपना जो भी उसके पास अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस पे क्या है कि आरबीआई उसको इंटरेस्ट भी नहीं देती है। तो वो जो है वो कैश रिजर्व रेशियो जो रखा जाता है, उसको रखने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, क्या है कि इसको कम करने का। जैसे मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो जो है अप टू 4% तक दिया जाता है। ठीक है, अप टू 4% तक। अगर हम इसको घटाते हैं तो जैसे कि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है उससे हम दे रहे हैं आरबीआई को, लाइक हम यहाँ एसबीआई को मान लें। तो अगर हम आरबीआई को दे देंगे पैसा तो हमारे पास पैसा कम होगा, तो इससे क्या है कि हम लोन वगैरह कम दे पाएंगे, है ना। तो लोन कम देंगे तो क्या है, मार्केट में जो है लिक्विडिटी, उसको कहते हैं तरलता। ठीक है, तो तरलता क्या है, कम जाएगा, लिक्विडिटी घट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम जो है CRR, अगर इसको हम घटा देते हैं, घटाने से क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट में पैसा क्या है बैंकों के पास रहेगा, तो ये लोन बढ़ जाएगा। तो लोन बढ़ने से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट का लिक्विडिटी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है कि बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। ठीक है, ये तो अभी हमने समझा, वही सेम चीज है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, तो ऑब्वियसली निवेश में वृद्धि होगा। क्योंकि जब हमारे पास पैसा ज्यादा होगा तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जब CRR घट गया, बैंकों के पास पैसा आ गया, तो बैंक ऑब्वियसली लोन देने में कोई पता नहीं करेगा, वो बैंक लोन देगा। तो लोन देगा फिर हम इन्वेस्ट इसको करेंगे, हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। साथ ही उसके बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। तो मुद्रा पूर्ति की अर्थव्यवस्था में जब हम लिक्विडिटी बढ़ा दिए तो मुद्रा बढ़ गया। ठीक है, और वास्तविक निवेश दर की बात करता है यहाँ पे। ठीक है, तो दर जो होता है, अब मान लीजिए हो सकता है उससे पहले हमारा ज्यादा निवेश था लेकिन लिक्विडिटी बढ़ाने से थोड़ा बढ़ा, तो ये फिक्स नहीं है कि निवेश दर जो है वो बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, इसमें कभी गिरावट भी दर्ज किया जा सकता है और ये बढ़ोतरी भी हो सकता है। तो ये चारों ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही कूट को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो सारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, देखिए क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन इससे आपको एक कंसेप्ट याद रखिएगा। कभी कभी यूपीएससी जो है विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्वेश्चन डबल है, मतलब आपको एक बार और पूछा गया है, जब प्रीवियस ईयर करेंगे और पीछे करेंगे तो उसमें और भी समझ एक बार और, मतलब ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस एरिया से कभी पूछ दे कि गोल्ड का भंडार कितना है इंडिया के पास, या तो फिर जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा कितना है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहीं पूछ सकता है क्योंकि इस तरह पूछ चुका है, तो एक एरिया आपको मिलता है। ठीक है, और इसका रिसेंटली क्या है, ये तो पुराना डाटा है, तो रिसेंट डाटा हमारे पास अभी क्या है कि 563.499 अरब डॉलर, ये जो है अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, और ये भी कब तक का है, तो देखिए ये सब विदेशी मुद्रा भंडार की बात की, एक्चुअल डेट टाइम के साथ आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ये 16 दिसंबर 2022 तक का डाटा है। ठीक है, अब चूंकि ये सब डाटा को क्या करना है आपको, जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो ठीक है, उससे पहले एक सप्ताह पहले, 5 दिन 10 दिन पहले, इससे ज़्यादा पहले नहीं। तो चूंकि 10-15 दिन पहले क्वेश्चन सेट होता है, 10-15 दिन पहले का आपके पास डाटा रहेगा, तो एक्चुअली आप वहाँ पे उसको कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आपने ज़्यादा पहले पढ़ लिया है और वहाँ पे डाटा आपको एप्रोप्रिएट दे दिया गया और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं, क्योंकि इसमें देख लीजिए बहुत का वेरिएशन नहीं है। तो इस तरह के अगर आपको पास डाटा होगा और आपने 1 महीना पहले पढ़ा होगा
और 1 महीना पहले का भी डाटा आपको मिलेगा और 15 दिन पहले का भी मिलेगा, तो आप गलती कर लेंगे वहाँ पर ऑब्वियसली। तो इस तरह के डाटा के लिए क्या करना है कि आपको 1 सप्ताह 10 दिन पहले का ही डाटा याद रख के जाना है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप तुक्का लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये गलत ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि 563.499 अरब डॉलर है, ठीक। ये ऑप्शंस में हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य कुल में बिहार का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो ये उस समय क्या था, 15वीं जो वित्त आयोग बनाया गया है ना, अभी ये हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डिवैल्यूएशन किया गया था केंद्रीय करों का। तो 14वीं में 42% का डिवैल्यूएशन था स्टेट के लिए, और उसको 15वीं में 41% कर दिया गया। लेकिन उसमें भी क्या था कि स्पेसिफिक स्टेट के लिए फिर अलग से उसका डिवीजन बनाया गया था कि कितना परसेंट कौन से स्टेट का था। तो उसमें क्या है, बिहार के लिए कितना था, तो बिहार के लिए था 10.06%, ठीक है। इसको याद रखें 10.06%, ठीक है ना। ये हमने अभी तक देखा 67 से लेकर के 66 री एग्जाम तक, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपको भास्कर IAS चैनल पे मिलेगा सर, ठीक है। थैंक यू।